हाय गाइस, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो देखो हम लोग आज शुरू करने वाला है यूनिट 9A। ठीक है, इसमें दो है, ए और बी दोनों है। तो हम लोग पहले ए वाला देख रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नंबर का यूनिट है, 6 नंबर आ सकता है इसमें से। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the financial activities of an organization. Involves procurement, allocation and utilization of funds to achieve the organizational goals. अब हम लोग आ चुका है फाइनेंस एक्टिविटीज में, जहां पे बात हो रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी, फंड का, किस तरीके से जो फंड है अपना ऑर्गेनाइजेशन का उसको यूज किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस पे जाता है हम लोग, जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं कि जो अपना फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको किस तरीके से यूज किया जाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख प्लानिंग करता है उसको ऑर्गेनाइज करवाता है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मेनली इसमें बात क्या हो रहा है, फंड्स के बारे में। और अब हम लोग आ चुका है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, किस तरीके से कंपनी का जो फंड्स है उसको बेहतर यूज में लिया जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीजों में काम करना पड़ेगा। समझ रहे? तो चलो आगे देखते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली अलोकेटेड अमॉन्ग कॉम्पीटिंग। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम लोग का मतलब फंड, पैसा, मनी, ठीक है, उसको सही जगह में लगाया जा रहा है। ये काम होता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो भी फाइनेंस को मैनेज कर रहा है तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि जो अपने पास रिसोर्सेज है, कौन सा रिसोर्सेज, ऑब्वियसली फंड, ठीक है, पैसा, तो उनको सही जगह में इसको यूज किया जा रहा है। ये होता है इसका पहला रूल। नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क थ्रू एनालिसिस एंड। अब सबसे जरूरी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट करना। कितना रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि देखो हर एक चीज तो रिस्क इन्वॉल्व है और बिना रिस्क के काम भी नहीं होते। समझ रहे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी क्या है कि तुम रिस्क को जो है वो मैनेज करके चलो, जितना हो सके मैनेज करके चलो, यही चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर मेकिंग informed decisions regarding investments, financing and dividend policies। तो जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है ये, उसका काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। किस चीज का डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कहाँ करना है, फाइनेंसिंग किस हिसाब से करना है, और डिविडेंड पॉलिसीज वगैरह बनाने में डिसीजन लेता है। ठीक है, कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में जो बैठा हुआ है लोग, बोलो। नेक्स्ट क्या है, enhancing profitability aims to maximize shareholder wealth by efficient planning, financial planning and control। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लोग बैठा हुआ है उनका जो मेन रोल ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। ठीक है, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, जिससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स जो पैसा लगा के बैठा हुआ है बिजनेस में, उनका वेल्थ बढ़ेगा। उनका ये भी काम है कि इफिशियंटली फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोलिंग पे काम करो। नेक्स्ट क्या है, एंश्योरिंग लिक्विडिटी maintains adequate cash flow to meet day-to-day personal operational needs। अब बिजनेस में क्या जरूरत पड़ता है, कैश। समझ रहे हैं, अब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को कैश का जरूरत पड़ता है। जो मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि जो कैश का आना जाना हो रखा है, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो मेंटेन रहे। किसी पॉइंट पे ऐसा ना हो मालूम चल जाए कि भाई कैश ही नहीं है हाथ में, इसको भी वो लोग इंश्योर करता है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहता है क्या है लोग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स विद इन एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल्स। रिस्क को ध्यान रखते हुए जो प्रॉफिट है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, ये इन लोगों का एक पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब क्या होता है ना, जो बिजनेसेस होता है, कंपनीज होता है, उनका होता है शेयर्स। अब हम अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया एक, और जिसका दाम है 100 रुपए, तो टाइम के साथ जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगा तो शेयर का जो वैल्यू है ना वो बढ़ते जाएगा। और वो कब बढ़ेगा, जब कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम उनका सेल्स बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो हमारा जो शेयर का वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका भी ये ध्यान रहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल मैनेज एफिशिएंटली टू इंप्रूव ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट कंट्रोल पे भी इनका ध्यान रहता है। बोलता है ना, जितना सस्ता तुम चीज को खरीदेगा उतना ही तुम आगे उसको बेच पाएगा प्रॉफिट में। तो उनका भी यही मोटिव रहता है
कि जितना ज्यादा हो सके हम लोग को लेके नीचे आए। जब तुम कॉस्ट को नीचे लेके आएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटेन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी टू सेफगार्ड अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कंपनीज वगैरह बैंकरप्ट हो जाता है, पैसा ही खत्म हो गया है, ठीक है, सैलरी नहीं है देने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है जब उसका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो अच्छा नहीं किया गया है। ऐसा देखा गया है पास्ट में, बहुत सारा कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन काम ये भी है एंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, मतलब पैसा खत्म ना हो कंपनी के पास, लिक्विडिटी मेंटेन रहे, एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन, अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स फ्रॉम द फंड्स अवेलेबल। तो जो भी इनके पास फंड पड़ा हुआ है कंपनी के पास, उस फंड को सही जगह यूज किया जाए जिससे सही रिटर्न कमाया जा सके। मतलब मेन बात वो ये कि जो फंड है, जो पैसा है कंपनी के पास, उसको बढ़िया जगह पे इस्तेमाल करो, अच्छा पैसा बन सके। नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है फाइनेंशियल डिसीजंस। अब इसमें तुम्हारा 3 तरीके का डिसीजंस होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले हम लोग आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। चलो देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है। तो डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स, कैपिटल बजटिंग। अब देखो जब भी हम लोग बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मान लो हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम कहाँ इन्वेस्ट करेगा, मशीनरी पे, जिससे हम प्रोडक्ट वगैरह बना सके। तो वो सब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसको तुम लंबे समय के लिए यूज करेगा और उसमें पैसा लगता है, मोटा पैसा। वो जो तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है ना, उसमें मोटा पैसा लगता है, समझ रहे, जिससे तुम अपना गुड्स वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह बना सकता है, उसमें लगता है मोटा पैसा। और उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। और वो फंड तुमको सही इस्तेमाल, सही जगह में लगाना है। मतलब तुमको ऐसा एसेट लेना है जिससे तुमको फ्यूचर में फायदा हो। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आता है जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हैं उस पर तुम कितना फंड लगाना है, कि अगर मान लो तुम 100 रुपए लगा रहे हो तो तुम ये चाहेगा ना कि फ्यूचर में तुमको उसे 200, 400, 500 तुमको पैसा बने। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कितना मिल रहा है, तुम जो प्रोजेक्ट पे या फिर जो एसेट पे तुम पैसा लगा रहा है, उसको फ्यूचर में रिटर्न कितना होने वाला है, वो चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम 1000 रुपए खर्चा कर रहे हैं इन एसेट और प्रोजेक्ट पे, तो तुमको फ्यूचर में कितना % बनेगा, ये जो 1000 रुपया है ये 3000 रुपया या फिर 5000 रुपया बनेगा फ्यूचर में। तो ये चीज को ध्यान देना पड़ता है जब भी तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा, तो इन चीजों को तुमको ध्यान देना पड़ेगा। एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, तुम जो एसेट्स वगैरह लिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में तुम घुसे हैं उसमें रिस्क कितना है। अगर बहुत ज्यादा रिस्क है, हो सकता है कि तुम मार खा जाए, तुम्हारा पैसा फंस जाए। रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है, समझ रहे। तो रिस्क को ध्यान देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हुए। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन एंड मार्केट ट्रेंड्स। तुम्हारा अगर बिजनेस इंडिया में है और तो उस समय में तुम्हारा कंडीशन कैसा है, तुम्हारा नहीं, कंट्री का, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है और मार्केट का ट्रेंड कैसा है, समझ रहे। कभी कभी क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, कभी डाउन ट्रेंड में रहता है, तो वो चीज को ध्यान देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी मंदी चल रखा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस समय में भी तुमको अलग डिसीजन लेना पड़ेगा, एक अलग अप्रोच लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें है, इकोनॉमिक कंडीशन एंड मार्केट ट्रेंड्स भी तुमको देखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तुम्हारे पास फंड कितना है, उस हिसाब से ही तुमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेना है। अब मालूम चला कि तुम्हारे पास में है 100 रुपया और तुम 500 रुपया खर्च करने का सोच रहा है अपना एसेट्स और प्रोजेक्ट पे, तो फंसेगा तुम। तो इस हिसाब से देखो कि तुम्हारे पास फंड कितना है और कितना तुम इन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक फिट विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैच हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है और तुम कुछ अलग हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इन सब चीजों पे भी तुमको काम करना पड़ेगा। तो ये सब सारा फैक्टर था जिस पे जब तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब भी तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब ये क्या है, decisions about the sources of funds to finance the organization investments. This includes choosing between debts, equity और hybrid instruments. तो इससे पहले हम लोग बात किया था क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या करना पड़ता है हम लोगों को लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, मतलब अपना बिजनेस में पैसा लगाना है, समझ जाओ। अब ये पैसा आएगा कहाँ, ये जो तुम पैसा जो
लेके बैठा है, ये पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से और आएगा कहाँ से, अगर नहीं है वो भी तो जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है हवा में आ जाएगा, समझ रहे, तुम सोच लिया तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया। अब दो तीन रास्ता है, या तो तुम डेट लेगा, डेट मतलब लोन, लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा या फिर कहीं से भी लोन लेगा, लेकिन लोन लेगा। इक्विटी, इक्विटी मतलब अपना जो शेयर होल्डिंग है वो तुम बेचेगा, ठीक है, ओनरशिप बेचेगा। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है, बिजनेस का ओनरशिप। अब होता क्या है कि टोटल जो ओनरशिप होता है कितना, 100% है। अब इसमें से मान लो तुम 50% किसी को बेच दिया, अपना ओनरशिप, बिजनेस का ओनरशिप 50% किसी को बेच दिया, तो उसमें तुम क्या करेगा, उससे तुम पैसा उठाएगा, जो भी तुम्हारा ओनरशिप खरीदा है उससे तुम पैसा लेगा और उसको अपना ओनरशिप देगा, तो उसको बोलता है इक्विटी। तो पहले क्या था, डेट, डेट मतलब जहां तुम अपना ओनरशिप नहीं बेच रहे, उधारी में पैसा ले रहा है जिसपे तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मतलब तुम उधारी में पैसा नहीं ले रहे, तुम ओनरशिप बेच रहे। अब तुम कोई बिजनेस चालू किया है, पूरा ओनरशिप तुम्हारे पास में है, जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन अगर तुम अपना ओनरशिप बेच दिया, 50% किसी को बेच दिया, आधा का मालिक वो हो गया, समझ रहे, तो इक्विटी इसको बोलता है। और हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिला जुला, कुछ इक्विटी बेच दिया, डेट ले लिया, ठीक है, कुछ उधारी ले लिया, कुछ अपना इक्विटी बेच दिया। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं जब बात आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस में। आ रहा है बात समझ में? आगे देखते हैं, आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो तुम्हारे पास जो कैपिटल है, मतलब जो फंड है, अब तुम पैसा कहां से उठाए, हो सकता है तुम इक्विटी से, डेट से उठाया होगा, समझ रहे हैं। अब डेट जो तुम उठाया है इस पे तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल का। अब हो सकता है 10% इंटरेस्ट देना पड़े या फिर 15% देना पड़े। मान लो तुम 1 लाख रुपया तुम डेट उठा ली, अब ये 1 लाख तुम्हारे पास आ गया, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, हर एक साल इसको, इसका 10% तुमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। 10% कितना होता है, 10,000 रुपया होता है। अब 15% अगर देना पड़ा तो कितना हो गया, 15,000। तो तुमको ये देखना पड़ेगा जो तुम्हारे पास कैपिटल आया है, पैसा आया है, उस पर तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है। या फिर अगर तुम डिविडेंड, अगर तुम अपना इक्विटी बेचा है तो उस पर तुमको डिविडेंड कितना देना पड़ रहा है। डिविडेंड मतलब कितना प्रॉफिट तुमको डिविडेंड पे देना पड़ रहा है। अगर तुम डेट लेता है तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर तुम इक्विटी बेचता है तो तुमको डिविडेंड देना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट है अपना रिस्क एंड फाइनेंशियल लेवरेज। अब रिस्क, ठीक है, तुम चाहे डेट लो या फिर इक्विटी लो या फिर दोनों लो, ठीक है, दोनों मिला जुला के लो। रिस्क तो है, क्योंकि तुम अगर डेट लिया तो उस पर तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, तुम जो प्रोजेक्ट है, जो तुम इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म एसेट, उन्हीं को तुम यूज करके बना रहे पैसा, लेकिन उतना पैसा अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, समझ रहे। तो रिस्क तो है, तो तुमको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कितना रिटर्न हो रहा है और तुमको जो इंटरेस्ट तुमको पे करना है वो कितना पे करना है। तो ये दोनों हिसाब से जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मार्केट कंडीशंस एंड इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट। तो मार्केट की कंडीशन देखना जरूरी है। जैसे हम बताया था कि कभी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और एक कभी कभी अप ट्रेंड में रहता है। डाउन ट्रेंड मतलब जहां पे स्लो डाउन चल रखा है मार्केट में, मतलब सेल्स नहीं है, समझ रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। और अप ट्रेंड में जहां पे मतलब सेल्स अच्छा चल रहा है, मार्केट में हर एक जगह सेल है, लोगों के पास में पैसा है हाथ में, तो वो कंडीशन में देख के चलना पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडरेशंस। तो जो तुम डेट या फिर इक्विटी उठाया है उसके बदले तुमको देख क्या देना पड़ रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितना डिविडेंड देना पड़ रहा है, कितना ओनरशिप देना पड़ रहा है, तो वो भी चीज तुमको ध्यान में देना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडरेशन। मतलब कितना उसके जब तुम लिया पैसा, फंड लिया, ठीक है, डेट लिया या फिर इक्विटी बेच के फंड लिया, तो तुम उसके बदले तुमको क्या देना पड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग कंसिडरेशन, ठीक। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड ओनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है। तुम अगर तुम्हारे पास टोटल कंपनी का मान लो 100%, ठीक है, तुम बिजनेस चालू किया, 100% तुम्हारे पास है ओनरशिप। अब अगर मान लो इसमें से 51% तुम किसी और को दे दिया, ठीक, किसी और को दे दिया, और तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास में 50%, तो ओनरशिप किसके पास चला जाएगा, तुम डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी जो स्टेक है वो इसके पास, तो कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, इसके पास। तो तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कंट्रोल और ओनरशिप किसके पास रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अगर रहना चाहता है तुम, तो तुमको कभी भी 50% से ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना है, मतलब नहीं बेचना है अपना ओनरशिप। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब भी तुम फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजंस। डिसीजंस रिगार्डिंग द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स वर्सेज रिटर्न इन द। अब जैसे हम तुमको बताया टोटल 100% है, ठीक है, इसमें से अपना तुम 50% अपना इक्विटी बेच दिया। क्या बेचा? इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनरशिप। अब ओनरशिप तुम बेचेगा तो तुमको क्या देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट तुमको देना पड़ेगा। किसको? ये जो तुम्हारा इक्विटी खरीदा है ना बिजनेस का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब
कंपनी का जो इक्विटी खरीद के रखा है उसको बोलता है, उन लोगों को बोलता है हम लोग शेयर होल्डर। और इन शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है साल के आखिरी में? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। अब मान लो तुम 100 रुपया कमाया, साल खत्म हो गया, 100 रुपया तुम कमाया। अब ये 100 रुपया में से तुमको कुछ डिविडेंड भी देना पड़ेगा और कुछ रुपया तुमको उस बिजनेस में वापस लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजंस। मतलब कितना पैसा प्रॉफिट में से हम डिविडेंड दे दे और कितना पैसा हम वापस बिजनेस में लगा दे। क्योंकि बिजनेस में जो पैसा ग्रो हो रहा है, जो पैसा तुम बनाया प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट, उसको वापस बिजनेस में लगाना भी तो पड़ेगा। आज तुम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो तुम्हारा मोटिव क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हम 200-300 रुपया कमाएं। जो पैसा हम लोग कमाता है बिजनेस से उसको वापस बिजनेस में लगाना भी जरूरी है। कुछ नया चीज लेके आएगा तुम। अब अभी मान लो तुम्हारे पास एक मशीन है तो तुम्हारा मोटिव ये रहेगा कि 2 या 3 मशीन और लिए के आया जाए, जिससे हमारा क्या हो, हमारा सेल्स, रेवेन्यू, प्रोडक्ट वगैरह और बढ़े। तो ये डिसीजन भी तुमको लेना जरूरी है। कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। आगे बढ़ता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस लेते समय हम लोगों को किन फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो स्टेटस। कितना प्रॉफिट हुआ है, समझ रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है और कैश कितना है, ये चीज तुमको देखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कम है तो उसके हिसाब से तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ज्यादा है तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो का स्टेटस देखना पड़ेगा, तभी तुम डिसीजन ले सकता है डिविडेंड डिसीजंस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब तुम जो पैसा कमाया उस पैसा को अगर तुम एज ए डिविडेंड बांट दिया तो तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा बचा नहीं, और फ्यूचर में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आया तो तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें भी तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड देते समय, प्रॉफिट बांटते समय, प्रॉफिट मतलब डिविडेंड बांटते समय तुमको इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम सारा पैसा अगर बांट दे तो हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं। अब जब पैसा नहीं है तो फ्यूचर में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आया तो मिस कर देगा। तो इन सब चीजों को भी तुमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। अब जिसको हम लोग अपना शेयर बेचा है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको कितना डिविडेंड चाहिए, उसको प्रॉफिट में कितना पैसा चाहिए, तो ये चीज भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब तुम डिविडेंड डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट क्या है? कंसिडरेशंस एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स। तो होता है क्या है, जो तुम डिविडेंड जो कमाया, मतलब पहले तुम प्रॉफिट कमाएगा, पहले तुम बिजनेस का प्रॉफिट कमाएगा। अब उस प्रॉफिट में क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तुम्हारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस में जो तुम प्रॉफिट कमाया उस पे तुमको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो तुम 100 रुपया कमाया, उस पे तुम अगर मान लो तुमको 10 रुपया टैक्स देना है तो बचा कितना, 90 रुपया, समझ रहे हैं। तो हाथ में तुमको कितना बचा ये तुमको देखना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से तुम डिविडेंड देगा। किसको? शेयर होल्डर को, ठीक है। और बचा हुआ पैसा तुम वापस बिजनेस में रिटेन करेगा, उसको बिजनेस में तुम लगा देगा। तो ये चीज तुमको देखना पड़ेगा कि टैक्स कितना है। टैक्स अगर बहुत ज्यादा है तो तुम कम रुपया शेयर होल्डर को बांटेगा। तो ये सब चीजें तुमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। कैपिटल की कितना जरूरत पड़ेगा, मतलब तुम प्रॉफिट जो कमाया है उस प्रॉफिट में से तुमको कितना पैसा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पैसा की जरूरत तो पड़ेगा ही बिजनेस में। तुम जब एक्सपांड करने जाएगा, ठीक है, बिजनेस को और थोड़ा बड़ा करेगा। जब तुम अब आसाम में मान लो तुम बिजनेस कर रहे हैं, अब उसका ब्रांच तुम कहीं और भी खोल रहे हैं तो तुमको पैसा जरूरत पड़ेगा। ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो पड़ेगा जरूरत बिजनेस में। तो वो चीजें तुमको देखना पड़ेगा। कब? जब तुम इन डिविडेंड डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट हम लोग आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड फॉर्मुलेटिंग strategies to meet these funds, integrate short-term operational planning with long-term strategic objectives। तो मेनली जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है वो क्या है, वो है फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही पता करना है, पहले से ही पता करना है कि तुम्हारा फाइनेंशियल नीड कितना है, कितना कैपिटल का जरूरत है, कितने पैसे का जरूरत है, फंड का जरूरत है। उसके बाद एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितना रिसोर्सेज का जरूरत है हम लोगों को। स्ट्रेटेजी पे काम करना कि ये जो फंड्स वगैरह है उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेगा, और किस हिसाब से हम लोग जो भी अपना नीड है, ठीक है, फाइनेंशियल नीड है, उसको कैसे पूरा करेगा। तो ये सब सारा चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाता है। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से इट इंटीग्रेट्स शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लानिंग एंड विथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव है उसको ये आसान करता है, समझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब तुम देखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये। एंश्योर्स एडिक्वेट फंडिंग,
helps in securing sufficient funds to support operations and expansion. फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या फायदा है कि तुम्हारे पास जो फंड है वो सफिशिएंट रहे और तुमको जब तुम फ्यूचर में जब एक्सपांशन करेगा तो उस समय तुम्हारे हाथ में फंड बचा रहे. नेक्स्ट क्या है? बजटरी कंट्रोल प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग बजट्स एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है? हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? रिस्क मिटिगेशन एसिड्स इन एंटीसिपेटिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड प्लानिंग रिमेडियल एक्शंस. हाँ, अगर तुम्हारा देखो प्लानिंग जो है, जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग तुम की है, जो भी तुमको फंड चाहिए और जहां उसको तुमको इस्तेमाल करेगा और किस हिसाब से तुम जो भी तुम्हारा नीड है उसको पूरा करेगा, तो उसमें क्या, उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि अगर तुम्हारा जो फोरकास्टिंग है, जो तुम्हारा प्लानिंग है वो सही नहीं बैठा तो उसमें एक रिस्क भी तो है. अगर हम लोग प्लानिंग सही ढंग से करें तो अपना जो रिस्क है वो कम हो सकता है. समझ रहे? तो ये चीजें हैं. अगर तुम्हारा जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, उसमें अगर दम है, अगर वो सही हिसाब से सब कुछ हिसाब बैठा है तो तुम्हारा जो रिस्क है वो कम हो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ओवर रिस्क ले लेते हैं बिजनेस में. ओवर रिस्क ले लेते हैं, समझ रहे? फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के अभी रिस्क बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिजनेसेस वगैरह फ्यूचर में टिक नहीं पाते हैं. नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अलाइंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म गोल्स. फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो अलाइन रहता है किसके? ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल से. मतलब दोनों को हम लोग साथ में लेके आता है कि जो अपना गोल लॉन्ग टर्म गोल है और जो रिसोर्सेज है, मतलब फंड्स वगैरह है, उसको एक हिसाब से यूज किया जाए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन इन्वेस्टर्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रूडेंस एंड फोरकास्ट फोरशाइट. अब तुम्हारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टर होगा जो तुम्हारा इक्विटी खरीदेगा, मतलब ओनरशिप खरीदेगा, तो उनको भी तो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा ना कि तुम्हारा जो बिजनेस में जो दम है कि नहीं है, तुम जो प्लानिंग बना रखा है उसमें दम है कि नहीं. इसलिए इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. किस लिए? टू रिटेन. तो इससे क्या है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है. उनको भी पता चल रहा है कि हाँ, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सही हो रखा है और उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है. तो ये सब सारा चीजें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखो क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ long term sources of funds used by a company, typically a combination of debt and equity. It represents how a company finances overall operations and growth. अब देखो होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारा जो कंपनी है उसमें पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए होगा. अब फाइनेंस में क्या होता है? एक तो डेट होता है और दूसरा क्या होता है? इक्विटी. तुम्हारा कितना डेट रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर करता है और इसको बोलता है हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर. समझ रहे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफर्स टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स यूज्ड बाय अ कंपनी, टिपिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट. डेट मतलब ये लोन, एंड इक्विटी मतलब ओनरशिप. इट रिप्रेजेंट्स हाउ ए कंपनी फाइनेंसेस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ. तो इन जो ये जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है, ठीक है, इन्हीं को मिला जुला के किस तरीके से हम लोग यूज करेगा ये फंड्स वगैरह फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ. ठीक है, ऑपरेशंस और ग्रोथ में कैसे हम लोग इन चीजों का यूज करेगा, डेट और इक्विटी का, इसी को बोलता है हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर. आगे बढ़ता है. आगे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. तो देखो सबसे पहले आता है क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी. कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी. अब जो डेट है उस पर क्या भरना पड़ता है हम लोगों को? उस पर भरना पड़ता है इंटरेस्ट. और इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी में देना पड़ता है ओनरशिप. मतलब तुम्हारा बिजनेस का ओनरशिप तुमको देना पड़ता है. किसको? ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको. कौन सा ज्यादा महंगा पड़ रहा है? या तुम इंटरेस्ट देना चाहता है या फिर तुम ओनरशिप देना चाहता है? किसका क्या कॉस्ट, तुमको वो डिसाइड करना पड़ेगा जब भी तुम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर करेगा तब. तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है? द रिलेटिव कॉस्ट एंड टैक्स एडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंसिंग. तो ये वही चीज है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल रिस्क. द लेवल ऑफ डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क अफेक्टिंग द फर्म्स स्टेबिलिटी. अब तुम अगर ज्यादा डेट लेके बैठ गया, मतलब ज्यादा लोन लेके बैठ गया, तो उसमें क्या होगा? तुमको रिस्क है. क्यों रिस्क है? क्योंकि उस पर तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, साल प्रति साल तुमको उस पर इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा. तो ये चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा. फाइनेंशियल रिस्क भी है. ठीक है, डेट अगर तुम्हारा ज्यादा हो गया तो. नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो.
कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज कैन सपोर्ट हायर लेवल्स ऑफ डेट। अगर तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा है, बिजनेस में प्रॉफिट तुम अच्छा कमा रहे हैं और तुम्हारा जो कैश फ्लो है अच्छा है, कैश फ्लो मतलब अब होता क्या है कि हम लोग क्रेडिट में भी सेल करते हैं अपना कस्टमर को, क्रेडिट में बाकी में भी सेल करते हैं, तो क्या वो पैसा टाइम टू टाइम आ रहा है? फंस तो नहीं रहा है ना? अगर टाइम टू टाइम सही हिसाब से अगर पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। बिजनेस में पैसा अच्छा से हिसाब से आ रहा है, कहीं फंस नहीं रहा है। तो अगर अच्छा प्रॉफिट बना रहा है और कैश भी अच्छा, कैश फ्लो भी अच्छा है, तो हम लोग हायर लेवल ऑफ डेट सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं है, प्रॉफिट भी ढंग से नहीं कमा पा रहा है और कैश फ्लो भी खराब है, पैसा फंस रहा है जहां तक, तुम्हारा जो डेटर है, जो कस्टमर है, जो बाकी में लेके बैठा हुआ है, वो लोग पैसा दे नहीं रहे, तो इस हिसाब से तुम डेट नहीं ले पाएगा। क्योंकि डेट लेने से क्या होता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है और इंटरेस्ट के लिए पैसा चाहिए, तो ये चीजें तुमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन में क्या है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड मार्केट कंडीशंस इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ। अब मार्केट कंडीशन तुमको बता रखा है, एक अप ट्रेंड मार्केट होता है और एक डाउन ट्रेंड मार्केट होता है। अप ट्रेंड में सेल्स अच्छा हो रखा है, सबके पास लोगों के पास पैसा है तो वो लोग खर्चा कर पा रहा है। लेकिन डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके हाथ में पैसा नहीं है तो लोग खर्च नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं? तो इस समय में जो बिजनेसेस है उनके पास पैसा उतना नहीं रहता है। तो ये जो कंडीशन है ये भी तुमको देखना पड़ेगा, जब भी तुम कैपिटल स्ट्रक्चर करेगा तो ये भी तुमको देखना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इन्वेस्टर्स वगैरह पैसा लगाना नहीं चाहता है, समझ रहे हैं? जब डाउन ट्रेंड रहता है ना तो तुम्हारे जो इन्वेस्टर थे वो पैसा लगाना नहीं चाहेगा, जब उस टाइम में जो सेंटीमेंट है वो बहुत खराब रहता है, बिजनेसेस वगैरह चलता नहीं है उस समय, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। आगे देखो, कंट्रोल कंसिडरेशंस। इक्विटी फाइनेंसिंग में डायल्यूट कंट्रोल व्हाइल डेट डज नॉट। कंट्रोल के बारे में तुमको बताया पहले भी कि ये 100% तुम्हारा शेयर है कंपनी में, ठीक है? ये बिजनेस तुम्हारा है, 100% तुम्हारा है। अब तुम अगर किसी आदमी को अपना ओनरशिप बेचेगा, मतलब इक्विटी बेचेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना शेयर होल्डर देना पड़ेगा। तो अगर तुम मान लो इसको 51% बेच दिया, मतलब 50 से 51, 52, 53 जितना भी है तुम बेच दिया, तो क्या हो गया, ओनरशिप किसके पास चला गया, इसके पास, कंट्रोल इसके पास चला गया। लेकिन अगर तुम डेट लेता है तो डेट में क्या होता है, ओनरशिप देना नहीं होता है, वहां पे बस तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये चीज तुमको देखना पड़ेगा कि ओनरशिप अगर तुमको देना है कि नहीं देना है। अगर डेट लेना है तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कंपनीज लाइफ साइकिल, ग्रोथ स्टेज कंपनीज may rely more on equity whereas mature companies can afford more debts। तो ये बोलना चाहता है कि देखो होता क्या है कि एक तो होता है ग्रोथ कंपनीज और एक होता है मैच्योर कंपनी। मैच्योर मतलब देखो जैसे कि आज का डेट में मैच्योर कंपनी कौन है, जैसे कि रिलायंस, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, टीसीएस, ये सब मैच्योर कंपनीज है, मतलब बहुत बड़ा हो चुका है अभी, ठीक है, इनके पास में करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, तो ये लोग डेट अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा। डेट मतलब लोन अफोर्ड कर सकता है क्योंकि इनके पास में एसेट्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा हो रखा है और ये लोग बहुत साइज में जो कंपनीज वगैरह है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो ये लोग जो डेट है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया कंपनी है, ठीक है, कोई नया बिजनेसेस है और वो बस अभी फैल ही रहा है, मतलब एक इनिशियल स्टेज पे है, तब वो क्या कर सकता है, तब वो डेट अफोर्ड नहीं कर सकता है ज्यादा, क्योंकि उसके पास में इतना वो कंपनी वो मैच्योर नहीं हुआ है कि डेट पे रिलाई कर सके। तो उस समय पे हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इक्विटी अपना डाइल्यूट करने में ज्यादा, तो ध्यान रहे, ग्रोथ स्टेजेस कंपनीज कैन रिलाई ऑन इक्विटी whereas mature companies can afford more debt। आ रखा है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। पहले आता है फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ठीक है? तो देखो फिक्स्ड कैपिटल मतलब, फिक्स्ड कैपिटल इज द लॉन्ग टर्म यूज टू अक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। तो हम तुमको पहले बताया था कि जब भी हम लोग बिजनेस चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या खरीदना होता है, लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब क्या है, सब लॉन्ग टर्म एसेट्स है जिसको तुम लंबे समय के लिए यूज करेगा अपना बिजनेस, और इनमें पैसा लगता है मोटा, क्योंकि शुरुआत में जब तुम एसेट खरीदेगा ना इसमें मोटा पैसा लगेगा, इन्वेस्ट होगा। फिक्स कैपिटल के अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म फंड्स। अब ये लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ यूज होता है, टू अक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट, समझ रहे? तो ये चीजें हैं कैपिटल, फिक्स कैपिटल के अंदर। अब देखो कैपिटल जब तुम पे काम करेगा तो तुमको किन चीजों पे ध्यान देना है, सबसे पहले एक्सपांशन प्लान्स एंड टेक्नोलॉजिकल नीड्स। तुम्हारा एक्सपांशन प्लान क्या है, या फिर अभी कौन सा टेक्नोलॉजी पे तुमको काम करना है, टेक्नोलॉजी यूज करना है, तो वो चीजों पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब भी तुम लॉन्ग टर्म एसेट्स लेना चाहता है तब। इंडस्ट्री टाइप एंड कंपटीशन, तुम्हारा इंडस्ट्री कौन सा, तुम्हारा इंडस्ट्री है, ठीक है, किस इंडस्ट्री में है तुम और तुम्हारा कंपटीशन क्या है, उस हिसाब से। जैसे कि अब तुम
अभी जैसे कि चल रहा है क्या, 5G आने वाला है ना। अभी तक हम लोग 4G यूज कर रहा था, तो अब हम लोग 5G पे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कोई नया कंपनी आ रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं हम तो 3G लेके आए, समझ रहा है, वो 3G पे काम कर रहा है, वो 3G बेचना चाहता है लोगों को, सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना भाई, समझ रहा है। तो तुमको देखना पड़ेगा कि अभी कौन सा टेक्नोलॉजी और कौन सा जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं मार्केट में, अपने कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं, तुमको उसी चीज को भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंटरेस्ट रेट्स। इकोनॉमिक कंडीशन वही डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, ये चीज तुमको देखना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कैसा है, अगर तुम फंड यूज कर रहे हैं ना, फंड यूज कर रहे हैं तुम और लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा रहे हैं, तो अगर ये फंड तुम उठा कर रखा है कहीं से, लोन में लिया है, तो इंटरेस्ट रेट्स तुमको देखना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अब तुम ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद रही है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह, अगर ये चीजें खराब होता है, ठीक है, या फिर इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्योंकि इसको टाइम टू टाइम इसको देखो रिपेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, इन सब चीजों पे खर्चा होगा टाइम टू टाइम, तो वो कैसा है, वो किस हिसाब से खर्चा होगा, इन सब चीजों का भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्या था, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। कब, जब तुम फिक्स कैपिटल अपना बना रहा है या फिर ले रहा है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल इज द शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायर्ड टू फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशंस सच एज इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। तो जैसे हम बताया कि फिक्स एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट, वैसे ही अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स। अब ये फंड तुमको क्यों चाहिए, तुमको इन्वेंट्री लेना होगा, स्टॉक, मतलब तुम जिस बिजनेस में है उस पर तुमको स्टॉक खरीदना पड़ेगा ना, तो बेचेगा क्या, समझ रहा है, स्टॉक भी तो रहना चाहिए तुम्हारे हाथ में, ठीक है, रिसीवेबल्स, पेएबल्स। तो वर्किंग कैपिटल मतलब ये समझ जाओ कि डे टू डे जो तुम्हारा जो एक्टिविटीज रहता है, ऑपरेशंस रहता है, उसमें चाहिए क्या, पैसा, फंड चाहिए। जैसे कि इन्वेंट्री का खर्चा, रिसीवेबल खर्चा, पेएबल मतलब तुम अगर कहीं से बाकी में पैसा सामान लिया है, उसको भी तो पैसा देना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सब चीजों को बोलता है हम लोग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस साइज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तुम्हारा बिजनेस का साइज कितना है, अगर बहुत बड़ा साइज है तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी उस हिसाब से होना चाहिए, छोटा है तो उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा है, कि पैसा फटाफट रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें तुमको देखना पड़ेगा। सीजनलिटी एंड इन्वेंट्री लेवल्स। अब होता है क्या, कभी कभी जो इन्वेंट्री है किसी किसी सीजन में ज्यादा लेना पड़ेगा, तुमको इन्वेंट्री ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो तुम होली में रंग वगैरह बेचते हैं, तो उसका तो एक सीजन है, उस समय में तुमको इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी साल तो उतना सेल नहीं रहता इन सब चीजों का, लेकिन जब होली आता है तब रंगों का जो सेल्स है वो बढ़ जाता है, तो उस समय में तुमको इन्वेंट्री भरना पड़ेगा अपना, समझ रहे हैं। तो ये चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट पॉलिसी एंड कलेक्शन पीरियड। अब जिसको तुम बाकी में बेचा है उनसे पैसा तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कितना समय पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब पैसा तुम्हारे पास में आएगा तभी तुम और खरीद के लेके आएगा इन्वेंट्री, तो ये सब चीजें तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। कलेक्शन पीरियड तुम्हारा कितना है, मतलब कितना दिन में जो तुम बाकी में सामान बेचा है वो पैसा तुम्हारा आ रहा है। हाँ, सप्लायर्स टर्म्स एंड पेमेंट शेड्यूल्स क्या है, तो सप्लायर जो है उनको कितना दिन में तुमको पैसा देना पड़ रहा है, तो इन सब चीजों को तुमको देखना पड़ेगा जब भी तुम वर्किंग कैपिटल पे काम कर रहा है तब। तो ये था अपना पूरा यूनिट 9A फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें समझने वाला चीज और नया नया चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर तुम इसको बढ़िया से समझ जाएगा ना, तो ये फ्यूचर में ये चैप्टर तुमको बहुत काम आने वाला है। तो इस चैप्टर को हल्का में मत लेना, इसको बढ़िया से पढ़ना 2-4 बार और अच्छा से, और नोट्स वगैरह नीचे दे दिया है पीडीएफ में, उसको डाउनलोड करके तुम लोग अपना काम चालू करो और बढ़िया से तैयार करो इस चैप्टर को, समझ रहे। इस चैप्टर से एक भी चीजें छूटना नहीं चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और बाकी पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है हमको बताओ नीचे कमेंट में, और किस चीज पे तुम लोगों को हेल्प चाहिए, अकाउंट्स वगैरह कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ हमको, हम करते हैं। चलो अभी के लिए रखते हैं, बाय बाय।